हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। जय श्री कृष्णा। आज बहुत बड़ा दिन, जन्माष्टमी का दिन है। आप सभी को एग्जाम अड्डा 95 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों का सीरीज लेकर हम आए हैं साइंस का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जहां न्यूमेरिकल आएंगे वहां न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा। फार्मूला फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हेल्पफुल आपको साबित होगा, और बहुत सारे साइंस के हम कंसेप्ट को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और जो सब्सक्राइब का जो बटन है अभी रेड होगा तो उसको सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा तो व्हाइट में बदल जाएगा, यानी सब्सक्राइब लिखा जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 220 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, याद करना है। दिया हुआ है यहाँ पे 220 ग्राम। 220 ग्राम में CO2 में पूछ रहा है, 220 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो सबसे पहली चीज क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना है, यानी मोल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो जो दिया हुआ, पहले आपको CO2 का मास निकालना होगा। क्या निकालना होगा? CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका एटॉमिक मास 12 होता है। 12 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है आपका 16, और 16 दूनी 32। क्यों? यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 2 से गुना कर दिए क्योंकि डायटोमिक है, 2 एटम है इसमें। तो 12 प्लस 32 यानी कि 44 हो गया। 44 ग्राम या 44 AMU कह सकते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट। तो CO2 कैसे निकाले? तो किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना हम सिखाए थे, एक और वीडियो उस पर बना देंगे। CO2 तो कार्बन का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 16 होता है, यानी एटॉमिक मास। तो 2 एटम है तो 2 से गुना कर दिए। तो 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी 32 12 44 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है पहला प्रश्न में। तो क्या है, 220 ग्राम दिया हुआ है, और जो CO2 का जो आपका मास निकला उसको नीचे रख दीजिए। तो CO2 का मास नीचे रख दिए, मॉलिक्यूलर मास। तो अब इससे इसको कटा दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा कि यानी 220 ग्राम CO2 में 5 मोल्स होंगे। तो क्लियर हो गया किस तरह से निकाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो दिया हुआ है 220 ग्राम उसको ऊपर रख दिए, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास यहां से निकाल लिए थे, 44 ग्राम आया था। 44 इसको डिवाइड करा दिए तो 5 आ गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 5 होंगे। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है, कैपिटल G है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी बड़ा G का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है? तो 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। कभी कभी आपसे यहाँ 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 3 प्रश्न यहाँ से 2 नंबर से। तो कैपिटल G का मान क्या है? तो मान वैल्यू जो पूछा गया तो 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या प्रश्न पूछेगा? तो G का मतलब यूनिट क्या है, कैपिटल G का यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो जो यूनिट पूछा जाएगा तो सिर्फ आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिट हो गया कैपिटल G का। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसको हिंदी में बोलते हैं। अब एक और यहां से प्रश्न बनेगा, कैपिटल G का जो वैल्यू देख रहे हैं आप यहाँ बोर्ड पे, इसको किसने दिया था? तो कैपिटल G का जो वैल्यू दिया गया था वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? तो देखिए यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। यहां पे एक और चीज हम इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या हो जाता है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कह रहा है। तो देखिए गति को समझते हैं। किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरावट के दौरान पहले क्या होता है? तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। काइनेटिक वर्ड जो आया है ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया है? काइनेटिक वर्ड आया है ग्रीक से आया है। इसका मतलब क्या होता था? काइनेसिस होता था।
काइनेटिक जो आया है वर्ड ग्रीक से आया है और इसका मतलब काइनेसिस होता था। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? गति होता है, यानी मोशन, मोशन करना। यानी दुनिया में कोई भी चीज जब मोशन करते हुए जो दिखाई देगा उसमें गतिज ऊर्जा होगा। जो दुनिया में कोई भी चीज मोशन करते हुए दिखाई देगा, गति करते हुए दिखाई देगा, तो उसमें कह सकते हैं आप काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा है। तो किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरावट हो रहा है, यानी गिरावट हो रहा है, तो क्या हुआ? वो गति कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है। मोशन कर रहा है तो उसमें क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गया। तो समझ गए हैं। प्रतिरोध का खोज किसने किया था? प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कि किसी का विरोध करना, यानी विरोध करना। ज्यादा मात्रा में हमारे घरों में रेसिस्टर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जितनी जरूरत है उसी के हिसाब से हमारे घर में करंट यहाँ पे हमारे घर में आए। ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो इसको ये रोकता है, यानी विरोध करता है। तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का खोज जो किया गया था सर जॉर्ज ओम के द्वारा किया गया था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का खोज सर जॉर्ज ओम के द्वारा किया गया, एसआई मात्रक ओम होता है। आगे देखते हैं अवश्रव्य सीमा की रेंज क्या है? अवश्रव्य सीमा जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो अवश्रव्य सीमा की रेंज जो है 20 हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से कम है अवश्रव्य सीमा की रेंज। इसको कुछ जीव जंतु है जैसे कि चूहा इसको सुन सकता है। आगे देखते हैं श्रव्य सीमा, यानी मानव जो है इसी में है श्रव्य सीमा की रेंज में। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना क्या है, श्रव्य सीमा की रेंज क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपको एग्जाम में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 20 गुणे 1000 हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। 7 नंबर प्रश्न है प्रस्रव्य सीमा की रेंज क्या होता है? तो प्रस्रव्य सीमा मतलब इसको हम लोग इसको भी नहीं सुन सकते हैं और 5 और 7 को नहीं सुन सकते हैं, 6 वाले को सुन सकते हैं। तो प्रस्रव्य सीमा यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है रेंज उसको बोलते हैं प्रस्रव्य सीमा। 8 नंबर प्रश्न है 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 8 नंबर प्रश्न पर देख रहे हैं 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध क्या है? तो फ्रेंड्स एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि रेसिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को जोड़ने के लिए 2 मेथड होता है। प्रतिरोध को जोड़ने के लिए 2 मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है? पहला तरीका सीरीज फॉर्म होता है, जिसको हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब भी निकालना होगा तो क्या होता है फॉर्मूला? Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितना भी प्रतिरोध दिया हुआ है इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में बोलते हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे क्या बोला? 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, यानी 1 ओम के 4 प्रतिरोध मतलब 1 ओम के 4 गो प्रतिरोध है। R4 तक चलेगा इस बार फॉर्मूला लिख दिए। तो कहता है कुल प्रतिरोध क्या होता है? 1 1 2 1 3 1 4 ओम इसका हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला देख लीजिए। दूसरा क्या होता है? पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म, पैरेलल फॉर्म का मतलब होता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो क्या होता है इसमें? इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, क्वेश्चन इस पर करवाया जाएगा। इस तरह से इसका जुड़ता है। बस इसमें Rn का वैल्यू जो है यहाँ R3 कर लीजिए, Rn का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह से यही दोनों तरीका होता है। जैसे देखिए दिवाली में हम लोग जो लगाते हैं बल्ब तो सीरीज बल्ब बोलते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है? इसमें जो सीरीज में होता है अगर एक बल्ब फ्यूज करता है तो टोटल के टोटल फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि सीरीज में होता है, श्रेणी में होता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है? एक बल्ब फ्यूज करेगा तो अनदर नहीं करेगा। जैसे हमारे घरों में जो यूज किए जाते हैं तो इसी क्रम में लगाए जाते हैं। देखते हैं शॉर्ट सर्किट होता है तो 1 2 बल्ब फ्यूज कर गया, कभी कुछ हो गया, लेकिन बहुत सारे बच भी जाते हैं। तो ये हमारे घरों में पैरेलल फॉर्म में अरेंजमेंट किए जाते हैं। और दिवाली में जो हम लोग लगाते हैं वो सीरीज बल्ब होता है, श्रेणी में, यानी एक फ्यूज करेगा टोटल फ्यूज कर देगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रेसिस्टेंस को जोड़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में एल्केन का फॉर्मूला क्या है? तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 है। CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? तो एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का फॉर्मूला
CnH2n-2 होता है, मतलब एल्केन में ANE लगा हुआ है, याद रख सकते हैं। एन एल्केन में ANE मतलब +2 हो गया। एल्कीन है, कीन यानी कि 2, यहाँ पे लास्ट में सिर्फ CnH2n होगा और एल्काइन में -2 लग जाएगा। तो याद रखते हैं ये फार्मूला को। इससे एक वीडियो बना हुआ था, उसमें एक पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें 30 फार्मूला याद करवाया गया था, सिखाया गया था उसमें कैसे क्रिएट करना है 30 फार्मूला को, मेथ, एथ, ब्यूट, प्रोप, ऐसे करके हेक्स, हेक्सा, हेप्टा। तो ये आप याद रखेंगे तो काम आएगा। नेक्स्ट है मीथेन का अणुभार क्या है, यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है मीथेन का। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का 4 एटम आया है, कार्बन आया है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु आया है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 या परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे 1 × 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 एटम है हाइड्रोजन का। तो 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम जो होगा मीथेन का अणुभार होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर, और जल्द ही हमको इसको कंप्लीट करना है 1000 प्रश्न को। तो आप लोग बने रहिए एग्जाम अड्डा के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। एक शेयर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।